हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और कंप्लीट ये हमारा सीरीज चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जहां पे कल हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के बारे में। जी हाँ, भारतीय नागरिकता के बारे में, जो कि लाई करता है पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 के बीच। ठीक है, जहां पे कल हमने ये भी देखा था कि पूरा पांचों सातों आर्टिकल्स पढ़ा था 5 to 11, और साथ ही का, ठीक है। और ये भी देखा था कि 5 तरीके से यानी कि 5 आधार पे भारत की नागरिकता दी जाती है और 3 तरीके से समाप्त कर दी जाती है। हमने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, जो कि है भारतीय संविधान के पार्ट 3 में। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बताया गया है फंडामेंटल राइट को। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं मेन फंडामेंटल राइट्स, मुख्य मौलिक अधिकार जो है, वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। ठीक है, 14 से लेकर जो 32 तक है उसको मेन फंडामेंटल राइट कहा जाता है, लेकिन ऑन इंटायर मतलब कंप्लीट की बात की जाए तो वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि टेकन या बोरोड फ्रॉम। अगर पूछा जाता है कि ये किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर पॉइंट्स, यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। अगला पॉइंट है, इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, और यदि ये कहा जाए कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन के राजा ने 1215 में वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। ठीक, और उस उन्हीं अधिकारों को वहां के नागरिकों ने मैग्ना कार्टा कहा था, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो इसके पीछे की ये कहानी है। अगला है कि बाय द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट को किसके सिफारिश पे लाया गया था? ठीक है, बाय हुम रिकमेंडेशन, तो ये लाया गया था नेहरू रिपोर्ट के, जो 1928 में था उसके सिफारिश पे। और किसके किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का, जो नेहरू रिपोर्ट था उसका। लेकिन अगर पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि चीफ आर्किटेक्ट इसके कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट, तो ये थे, दो लोग थे, एक थे तेज बहादुर सप्रू और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगर चीफ आर्किटेक्ट की बात की जाए नेहरू रिपोर्ट की, तो वो थे तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है फिजिकल कल्चरल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का भौगोलिक, सांस्कृतिक और नैतिक, ये जो तीनों विकास है ये बहुत जरूरी है। ये कहा गया है किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। अब अगला पॉइंट है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जब संविधान बना था, मूल संविधान में जो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वो कितना है? 6 है। तो बात है, तो एक तो यहाँ पे घट गया है। तो ये एक क्या था? तो ये जो एक था वो था आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो
सात थे इसे फंडामेंटल राइट, वो था इंक्लूडिंग आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में डाला गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। क्लियर है बात? अगला है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट के गार्जियन या संरक्षक की बात करें तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और किस आर्टिकल के तहत? अगर इसकी आर्टिकल पूछा जाए तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 32। और ये वही आर्टिकल 32 है जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है। अगला आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंड इन एनी कंडीशन। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी तरह, मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। या तो इमरजेंसी भी इंपोज हो तो बाकी आर्टिकल्स जो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर है वो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। और ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ये किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। क्लियर है पॉइंट्स? तो इतना आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आते हैं इसके अगले पे। तो आइए अब बात करते हैं 6 अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि 7 थे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी 6 हो गए फंडामेंटल राइट्स। जिसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो कि लाई करता है किसमें? आर्टिकल 14 से 18 में। कहने का मतलब है कि समता या समानता का अधिकार। ठीक है, जिसके तहत आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता या समता। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत एक गलती के लिए एक ही सजा मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक गलती के लिए 4-5 सजा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आता है किसके अंदर? राइट टू फ्रीडम के अंदर। अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आता है आर्टिकल 23 और 24 में। इसमें कहने का यह मतलब है कि आप बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं, और 24 वर्ष या उससे कम के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, खतरनाक काम करने का मतलब जैसे बम बनाना या फिर गन का कोई भी चीज हो गया, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये लाई करता है किसमें? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, जिसके तहत सिखों को तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये आएगा आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत। ठीक है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है, जिसमें माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, जो जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जो कि आता है किसमें? आर्टिकल 32 में, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है। ठीक है, कौन कौन? हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। ये 5 अलग अलग रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपको 6 अलग अलग फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, वो मौलिक अधिकार की जो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को दिया गया है, लेकिन एक्सेप्ट एनिमी कंट्रीज, मतलब दुश्मन देशों को छोड़ के। तो दुश्मन देश में तो आपको पता ही है, पाकिस्तान जैसे देश, तो उन जैसे कंट्रीज को छोड़कर जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिए गए हैं विदेशियों को भी और साथ साथ भारतीयों को भी, जिसके तहत आता है आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो इतने जो आर्टिकल्स हैं ये दिए गए हैं दोनों को, मतलब भारत के नागरिकों को भी और फॉरेनर्स यानी विदेशियों को भी। क्लियर है बात? अगला पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन, जो कि विदेश को लोगों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंडियंस को है, जो कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये 5 आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, विदेशियों को नहीं है।
ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक आर्टिकल्स को देखते हैं 12 से लेकर 35 तक को। ठीक है, इसको नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए अब आते हैं आर्टिकल 12 पे, जो कि पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, जिसमें कहा गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट इन कंटेक्स्ट टू फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है कि इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है, किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकार के संदर्भ में, जिसके तहत कुछ संस्थाओं की स्थापना की भी बात की गई है। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार है, उसका जो विधायी और कार्यपालिका का जो अंग होता है, ठीक है, वो क्या क्या है? जो खुद भारत सरकार है और इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि संसद है, जिसमें दो होते हैं ना, सॉरी तीन होते हैं, बट यहाँ पे दो संस्थाओं की स्थापना की बात होगी, लोकसभा की और राज्यसभा की। प्रेसिडेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगला है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक जिस तरीके से यूनियन की बात हुई है, ठीक उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी जो विधायी और कार्यपालिका का जो अंग होता है, उसके स्थापना की बात हुई है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, ठीक है, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधानमंडल, जिसके तहत विधानसभा और विधान परिषद ये आता है। ठीक है, तो क्लियर है आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 बस सिंपली यही है कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, राज्य का परिभाषा है, इन कॉन्टेक्स्ट टू फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन बट स्टिल नॉलेज के लिए है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 13। इसको मैंने आसान भाषा में लिख दिया है कि अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाए तो ऐसा कानून नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। मतलब इनकेस अगर कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है, तो ऐसा वो कानून नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है। ठीक है, हनन मतलब वायोलेशन, मतलब ये उल्लंघन नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट का। और इनकेस अगर ऐसा होता है, इनकेस अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, तो उसके लिए प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है भारतीय संविधान में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, जो कि किस देश से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ कानून है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगी, उसका रिव्यू करेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि स्पेशली जो जुडिशियल रिव्यू है ये किसी आर्टिकल में लाई नहीं करता है, लेकिन आर्टिकल 13, 32 और 226, ये जो तीन आर्टिकल हैं, ये रिलेट करते हैं किससे? जुडिशियल रिव्यू से ये रिलेट करते हैं। ठीक है, और यदि आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा कानून अगर मान लीजिए सरकार बना दिया और जुडिशियल रिव्यू क्यों लाया गया, तो जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य यह है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत जो संविधान है वो सर्वोच्च रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। इसमें कार्यपालिका या फिर विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव और जो आपका एग्जीक्यूटिव है, इसमें कोई मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू को लाया गया है। पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 14 पे, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब है कि विधि के समक्ष समता या फिर समानता। ठीक है, जिसमें दैट इज कानून के सामने सब समान है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऊपर नीचे है, कानून सबके नजर में समान है और कानून के सामने सब समान है। और कहा जाए कि ये किस देश से लिया गया है ये कानून, तो ये लिखेंगे हम लोग कि टेकन फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14 में जो बात कही गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ये लिया गया कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कानून के समक्ष संरक्षण की बात हुई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि लॉ गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पीपल हु आर इन सिमिलर सिचुएशन। मतलब कि अगर कोई भी लोग हैं, ठीक है, अगर वो सिमिलर सिचुएशन में हैं,
तो जो कानून है उसको सबको बराबर का अवसर देता है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी सरकारी चीज का फॉर्म भरे, सरकारी जॉब के लिए किसी भी चीज का फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, तो जो लोग उसका फॉर्म भरेंगे उसके लिए कंडीशन रहेगा कि हाँ आपको ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री है, ये डिग्री, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2 लोग के लिए है, 4 लोग के लिए है, वो जो भी उस फॉर्म को भरेंगे वो सारे लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो किसके तहत आ जाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 2-3 डिग्री कम है और आपका एग्जाम निकल गया, आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितनी की रिक्वायरमेंट है वो सारे लोगों के लिए बराबर है। क्लियर है बात? और यदि पूछा जाए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या, कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आता है आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है, अब अगला आता है आर्टिकल 15, जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है आयुष्मान खुराना की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है, यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है कि अगर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर कुछ भेदभाव ऐसा होता है तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 आपका यही कहता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा 12, 13, 14 और 15। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं आर्टिकल 16 पे। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, जिसमें कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक रोजगार क्षेत्र में अवसर की समानता, इंक्लूडिंग सरकारी, मतलब इसमें सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी फील्ड में जो वैकेंसी आती है उससे भी ये रिलेट करता है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो वैकेंसी क्रिएट होता है। ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट होता है तो आपके लिए अवसर की समानता बढ़ती है, आपके लिए अवसर आया, अपॉर्चुनिटी आई, तो वो किसके तहत आता है? आर्टिकल 16 के तहत आता है। समझे? और इसमें एक और पॉइंट है कि सम रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अगर बैकवर्ड क्लास में बात करें तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन की भी सुविधा रखी गई है। ठीक है, जो कि लाई करता है किसमें? आर्टिकल 16 के तहत। क्लियर है पॉइंट? अगला है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहने का मतलब है अस्पृश्यता का अंत, आम भाषा में कहे तो छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये छुआछूत की अंत की बात की गई है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, अगला है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत। मतलब अभी इन केस इसके तहत, मतलब आर्टिकल 18 के तहत आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भारी भरकम उपाधि कोई दे दिया तो वो आप धारण नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 फील्ड, 2 अलग अलग क्षेत्रों को छोड़ के, जो कि एक सेना के क्षेत्र में और एक है शिक्षा के क्षेत्र में। ये दोनों क्षेत्र को छोड़कर आप किसी अन्य क्षेत्र से उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आप विदेशी उपाधि रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको विदेश से कोई उपाधि मिल गया और आप उसको रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस रखने से पहले आपको राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिना परमिशन के रखते हैं तो दैट विल बी द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? अब आते हैं अगला। तो ये हो गया हमारा 14 to 18। इसके पहले हमने 14 पढ़ लिया और यहां तक 18, मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, जो कि है राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता के अधिकार का अब ये पढ़ेंगे, जो कि लाई करता है आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या है। तो आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि जो कुछ राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें पहला जो है कि आर्टिकल 19A। ठीक है, जिसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी जाकर किसी से सही से बातचीत कर सकते हैं, आप
किसी को कुछ बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर रहे हैं, पूरा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आप अच्छे से मतलब बात कर सकते हैं, बोलने की आपको पूरी आजादी दी गई है, ठीक है, गाली गलौज को छोड़ के। अगला है आर्टिकल 19 बी, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी एक सम्मेलन बना सकते हैं जो कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, लिखा हुआ भी है शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। आप सभा बना सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। ऐसा नहीं कि आप कहीं सभा बना रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, बंदूक चल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो है सो विदाउट आर्म्स के लिए है आर्टिकल 19 भी, अगर आपको सम्मेलन करना है तो। क्लियर पॉइंट्स। अगला है आर्टिकल 19 सी। 19 का सी आर्टिकल क्या कहता है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। कहने का मतलब है कि समिति या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप जो है सो किसी के साथ समिति, कोई पार्टी, कोई संगठन भी बना सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 सी के तहत। और इसमें एक बात और कही गई है कि आप संघ का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपस में आपको संघ बनाना है, यूनियन बनाना है, तो वो भी आप 19 सी के तहत या अंतर्गत बना सकते हैं। चौथा है आर्टिकल 19 डी, जो कि कहा गया है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ठीक है, मतलब भारत देश में आप किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं। जैसे आप अब किसी स्टेट में रह रहे हैं, आप चाहते हैं किसी और स्टेट, किसी और यूनियन टेरिटरी कहीं भी जाकर रहना, तो आप 19 डी के तहत कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, इसमें 2 और बच गया, 19 ई 19 एफ। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं 19 ई और 19 एफ पे। तो अगला है 19 डी के बाद 19 ई, ठीक है। ये क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। कहने का मतलब कि भारत देश में किसी भी स्थान पर बस जाने की स्वतंत्रता। ये कहने का मतलब है कि आप किसी और स्टेट के हैं और आप किसी और स्टेट में जाकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और ये आर्टिकल 19 ई के तहत आता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अगला है 19 एफ, जो कि लास्ट है, फ्रीडम, छठा फ्रीडम है, जो कि लास्ट फ्रीडम है। ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापार कर रहा है, आप हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ये 19 एफ के तहत आपको फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये 6 कंप्लीट हो गया हमारा, 4 उधर और 2 इधर, ठीक है। 19 हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब अगला है आर्टिकल 20, मतलब 20वां अनुच्छेद। क्या कहता है, तो ये कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अपराध के विरुद्ध अधिकार। तो अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उसकी चर्चा है इसमें। तो इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट ये कहता है, मैंने हिंदी में लिख दिया है आसानी के लिए, क्योंकि इसका इंग्लिश लिखने पे काफी मतलब लेंदी हो जाता है, फिर वर्ड्स थोड़ा सा अजीब है इसके, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा। मतलब आप अगर कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो उस अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा होगा। ऐसा नहीं है कि एक अपराध आपकी, आपको बार बार उसी के लिए सजा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जिस समय अपराध किया गया तो सजा उसी समय के कानून के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब जिस टाइम पे आपने कोई भी ऑफेंस किया, कोई भी अपराध किया, तो आपको जो पनिश मिलेगी, आपको जो सजा मिलेगी, वो जिस समय आप गलती करेंगे, जिस समय अपराध करेंगे, उसी समय के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले किया और जो सजा है आपको 2 साल बाद जो नया कानून बना है उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस समय आप अपराध करेंगे आपको सजा उसी समय के कानून के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स। अगला है कि किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए जबरदस्ती या फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई भी अपराधी है और उसको अपने खिलाफ गवाही देना है, तो आप उसके लिए उसके साथ फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप अपने अगेंस्ट में ही गवाही दो। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये हो गया आर्टिकल 20 तक हमारा कंप्लीट। और जहां तक मैंने ट्राई किया है कि आपको एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में पूरे आर्टिकल समझाने का
जो कि हमने आर्टिकल 20 तक कवर कर लिया, इंक्लूडिंग सब आर्टिकल्स, दैट इज 19A, 19B, 19C, 19D एंड 19F। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके आगे जो कि आर्टिकल 21 से है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन आपका छूटे नहीं और अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, मिस हो गया अगर पिछला वीडियो, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, जहां पर मैंने सिटीजनशिप पढ़ाया है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।